हेलो बच्चों, मैं पवन सिंह आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं, जिसमें आज हम शुरू करने वाले हैं प्रश्नावली 6.2। लेकिन इससे पहले हम एक प्रमेय सॉल्व करेंगे जो कि है आपकी थेल्स प्रमेय। ठीक है, वैसे भी बच्चों को इस प्रमेय में बहुत ज़्यादा डाउट होता है और ये प्रमेय 100/100% आपके एग्जाम में आती ही आती है। और 6.2 में जितने भी सवाल हैं वो इस प्रमेय के बिना सॉल्व हो ही नहीं सकते। ठीक है, इसलिए ये प्रमेय बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रमेय है। ठीक है, और ये प्रमेय आपको समझ में आएगी, आपको बस देखते रहना है। ठीक है, केवल देखते रहना है, इधर उधर नहीं करना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि प्रमेय 6.1 है, इसे हम कहते हैं थेल्स प्रमेय। इसका दूसरा नाम ये है कि आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। ठीक है, अब यहाँ पर जो कथन है वो क्या है, इसमें यह कहा गया है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि यदि एक त्रिभुज हो, कैसा त्रिभुज, चलिए हम बनाते हैं। इस प्रकार का एक आपको त्रिभुज बना लेना है और थोड़ा सही ढंग का त्रिभुज बनाना है। ठीक है, सही ढंग से मतलब ये है कि इसको आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसको बनाने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, तभी ये बिल्कुल एग्जैक्ट बनता है। ये आपका त्रिभुज है। ठीक है, अब इसका नाम दे देते हैं। ये रहा आपका बिंदु ए, ये हो जाएगा बी और ये हो जाएगा सी। तो इसमें ये कहा गया, जो कहा गया वैसे ही करना है। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, अब इस भुजा को हम मान लेते हैं। ठीक है, अन्य दो भुजाएं हम मान लेते हैं ए बी और ए सी, भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। मतलब इस भुजा के समांतर हम एक और भुजा खींचेंगे। इस भुजा के समांतर हम एक और भुजा इस प्रकार से खींचेंगे, इस प्रकार से, जो ए बी और ए सी को अन्य दो बिंदुओं पर क्या करेगी, प्रतिच्छेद करेगी। इसका नाम दे देते हैं बिंदु डी और इसका नाम दे देते हैं बिंदु ई। ठीक है, तो इतना काम हमने किया। अब देखिए, अब आगे, अब तो इसके आगे की बात है। आगे की बात क्या है? सबसे पहले हमें चित्र तो बनाना ही बनाना है। देखिए, प्रमेय सॉल्व करने का एक अपना अलग तरीका है, अलग ढंग है। यानी सिस्टमेटिक ढंग से हमें प्रमेय को सॉल्व करना होगा, तभी एक भी नंबर नहीं कटेगा, वरना नंबर कट जाते हैं। ठीक, चलिए सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है। यहाँ पर लिखेंगे दिया है। अब हमें दिया क्या गया? हमें दिया ये है कि ए बी समांतर क्या है, डी ई है। तो लिखेंगे बी सी के समांतर है, सॉरी ए बी के समांतर नहीं, बी सी समांतर है किसके, डी ई के। ठीक, इसके बाद हमें सिद्ध क्या करना है, तो यहाँ पर लिखेंगे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध ये करना है, किसमें कहा गया है कि ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। यानी कि ए डी के बटे में डी बी, ए डी के बटे में डी बी बराबर ए ई के बटे में ई सी, ए ई के बटे में ई सी। ये हमें सिद्ध करना है। अब सिद्ध करने के लिए हमें कुछ रचना करनी पड़ेगी। ठीक है, तो लिखते हैं रचना। रचना नंबर 1, हमें यहाँ पर दो रचनाएं करनी होंगी। पहली कि B को E से मिलाएंगे, तो B को इस प्रकार से हम E से मिला देते हैं, डैश डैश करके। ठीक है, ये थोड़ा सा सीधा नहीं है, सीधे थोड़ा कर लेते हैं इस प्रकार। और D को हम C से मिलाएंगे। ये हमें रचना अपनी तरफ से करनी होती है बच्चों। ठीक है, इस प्रकार। तो यही यहाँ पर लिखेंगे कि बिंदु
बिंदु बी को ई से तथा सी को डी से, सी को बिंदु डी से मिलाया। ये तो आपका पहला काम। दूसरा काम अभी और आपको करना है। दूसरा काम ये करना है कि यहाँ पर लंब डालना है। कहाँ से लंब डालना है? ई से इस भुजा एडी पर लंब डालेंगे इस प्रकार से, यहाँ से बिल्कुल सीधी लाइन, ताकि यहाँ पर बनने वाला जो कोण होगा वो 19 डिग्री होगा। ठीक है। और डी से ए ई पर लंब डालेंगे इस प्रकार, देखिए यहाँ से इस प्रकार से, और यहाँ पर भी आपका क्या बनेगा 19 डिग्री। तो इसका नाम दे देते हैं एम और इसका नाम दे देते हैं एन। तो हमने क्या किया, बिंदु डी से या कहते हैं बिंदु ई से ए डी पर ई एम लंब डाला। तो यहाँ पर लिखेंगे बिंदु ई से ए डी पर कौन है? ई एम लंब डाला तथा बिंदु डी से ए ई पर बिंदु डी से ए ई पर क्या नाम है? डी एन लंब डाला। ठीक है। यहाँ पर हमने लंब का नाम नहीं लिखा गया। बिंदु ई से ए डी पर ई एम है, यहाँ पर एम रह गया है, ई एम है। ठीक है। ई एम, बिंदु ई से ए डी पर ई एम लंब डाला तथा बिंदु डी से ए ई पर डी एन लंब डाला। ये दो काम बच्चों आपको करने थे। ठीक है। यहाँ तक किसी कोई समस्या हो, कोई डाउट हो तो आप लोग जरूर बताइएगा। ठीक है। चलिए अब यहाँ पर हम एक लाइन डालते हैं और शुरू करते हैं अपना आगे का काम। तो यहाँ पर देखिए, आप इस वाली भुजा को थोड़ा सा फोकस कीजिएगा, बाकी और दूसरी भुजा को आपको नहीं देखना है। इस भुजा को आपको फोकस करना है, इस भुजा पर। ठीक है। तो यहाँ पर देखें तो आपको दो त्रिभुज दिख रहे होंगे। पहला ए डी ई, ये ऊपर दिख रहा है। दूसरा आपको त्रिभुज और दिख रहा, कौन सा? ये त्रिभुज दिख रहा, ये वाला त्रिभुज डी पी ई। ठीक है। तो लिखेंगे, सबसे पहले हेडिंग डालेंगे उपपत्ति, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं प्रूफ। ठीक है। उपपत्ति। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ए डी ई का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल यानी यहाँ पर हम त्रिभुज के क्षेत्रफल का सहारा लेकर हम इस प्रमेय को सिद्ध करने वाले हैं। ठीक है। तो त्रिभुज ए डी ई का जो क्षेत्रफल होगा वो हमारा फार्मूला होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। इसी फार्मूले का हम बार बार इस्तेमाल करने वाले हैं। ठीक है। तो देखिए, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बराबर 1/2। अब हम इस वाली भुजा की बात कर रहे हैं। इस वाले भुजा में देखना है, इस त्रिभुज में। ठीक है। इस त्रिभुज में देखना है। तो देखिए यहाँ पर, यहाँ से ई से यहाँ पर लंब डाला गया। तो जिस पर लंब पड़ता है वो होता है आधार। तो आधार आपका क्या हो जाएगा? ए डी। तो यहाँ पर लिखेंगे ए डी गुणे ऊंचाई क्या होती है? लंब। ऊंचाई आपकी लंब है जो कि है एम ई या ई एम बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। हम यहाँ पर बोल देते हैं एम ई।
तो ये लिखेंगे एम ई। ये रहा आपका समीकरण 1। अब अगला त्रिभुज देखिए, अगला त्रिभुज आपका ये रहा, ये अगला त्रिभुज है। तो लिखेंगे त्रिभुज डी बी ई, त्रिभुज डी बी ई का क्षेत्रफल बराबर 1/2। अब यहाँ पर आधार क्या होगा, तो आप देखिएगा कि ये वाला जो है, ये वाला त्रिभुज एक न्यून कोण अधिक कोण त्रिभुज है। यहाँ पर देखिए, समझिए, जैसे मान लीजिए एक त्रिभुज आपका ये रहा, एक त्रिभुज आपका ये रहा, दूसरा त्रिभुज आपका ये रहा, ठीक है। हमें यहाँ पर लंब डालना है, तो यहाँ से लंब आप इस प्रकार डाल सकते हैं। तो ये तो हो जाएगा 19 डिग्री। तो ये न्यून कोण त्रिभुज है, तो यहाँ पर लंब आपका बीच में आ गया, जबकि ये अधिक कोण त्रिभुज है, तो इसका जो लंब होगा वो यहाँ पर गिरेगा, और इसका जो आधार होगा ना वो इतना ही काउंट किया जाएगा, जबकि लंब आपका ये होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखिएगा कि ये वाला जो कोण है, ये वाला, इसका कोण अधिक कोण बन रहा, तो इसका लंब कौन हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, ठीक है, यही लंब रहेगा। तो ये लंब जिस पर गिरता है वो आधार हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए, ये आपका लंब हो जाएगा, जबकि आधार आपका यही काउंट किया जाएगा, आधार केवल इतना ही काउंट किया जाएगा बस, ठीक। जैसे यहाँ पर आधार इतना ही काउंट किया जाएगा, जबकि ऊंचाई इसकी ये हो जाएगी, ठीक। तो आधार आपका कितना हो गया, BD हो गया। इसका क्या नाम है, आधार इसका DB हो गया। तो लिखेंगे DB गुणे ऊंचाई आपकी यही रहेगी ME। ये रहा आपका समीकरण 2, ठीक है। इसको तो करते हैं रब। अब इसके बाद आ जाइए अगले त्रिभुज में। अब थोड़ा इस वाली में फोकस कीजिए, इस वाले भुजा में फोकस कीजिए। अब आपको उधर वाली भुजा भूल जाना है, अब इस वाले भुजा पर आपको फोकस करना है, ठीक है। तो देखेंगे तो इधर भी 2 त्रिभुज बन रहे हैं। पहला देखिए, यहाँ पर लंब गिर रहा, तो एक त्रिभुज तो आपका यही हो गया ADE। तो लिखेंगे त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, ADE का क्षेत्रफल, फार्मूला आपका चेंज नहीं होगा, फार्मूला यही रहने वाला है। क्या है, 1/2 गुणे आधार चेंज हो जाएगा। अब यहाँ से लंब यहाँ डाला गया, यहाँ से लंब यहाँ डाला, तो ये हो जाएगा आपका आधार, AE आपका आधार हो जाएगा। तो ये हो जाएगा AE, और लंब आपका ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, DN। तो ये हो जाएगा आपका DN। इसको बनाएंगे समीकरण 3। अब देखिएगा, ये तो आपका त्रिभुज हो गया, एक त्रिभुज आपका और बन रहा, जो कि आपका ये लंबा वाला है, ये वाला त्रिभुज देखिए, ये वाला, ठीक है। ये त्रिभुज है ये वाला, जिसका नाम है DEC या EDC भी बोल सकते हैं। तो त्रिभुज EDC का क्षेत्रफल बराबर 1/2। आधार आपका क्या है, अब यहाँ पर मेन बात, फिर आधार देखिए, यहाँ पर ये आपका अधिक कोण वाला त्रिभुज है, अधिक कोण वाला त्रिभुज, तो बाहर की ओर लंब जाएगा, बाहर की ओर लंब, तो लंब आपका यही रहने वाला है DN। तो लंब आपका क्या हो जाएगा, DN। और यहाँ पर देखिए आधार कौन सा हो जाएगा, आधार आपका इतना ही केवल काउंट किया जाएगा, आधार केवल इतना ही काउंट किया जाएगा बस, जिसका क्या नाम है, EC आप बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, EC। जबकि लंब आपका यही रहने वाला है DN। ये रहा आपका समीकरण 4। अब हमें क्या करना है बच्चों, देखिए, अब हमें समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देना है, समीकरण 3 में समीकरण 4 का भाग देना है, हमें प्रूफ करना है जो कि। तो यहाँ पर क्या करेंगे समीकरण 1 भागे समीकरण 2, समीकरण 1 भागे समीकरण 2।
तो समीकरण एक आपका ये है, तो ये रहा आपका त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बराबर, बटे में आप थोड़ा कर देते हैं, बटे में आपका ये रहेगा त्रिभुज डी पी ई का क्षेत्रफल बराबर, बराबर में आपका ये है जो कि है 1/2 ए डी गुणे एम ई बटे, और डी बी ई का ये रहा जो कि है 1/2 डी बी गुणे एम ई। जितना भी कट रहा है उसको काट देना है। तो देखिए 1/2 से 1/2, एम ई से एम ई, कितना आ जाएगा आपका, देखिए कितना आ गया, ए डी बटे डी बी, ए डी बटे डी बी। इसको हम बना देते हैं समीकरण 5। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, समीकरण 3 में समीकरण 4 का भाग देना है। ठीक है, इस लिखेंगे समीकरण 3 भागे समीकरण 4। तो समीकरण 3 आपका कौन, ये रहा जो कि है त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज ई डी सी का क्षेत्रफल बराबर कितना है आपका, 1/2 ए ई गुणे डी एन बटे 1/2 गुणे ई सी गुणे डी एन। तो 1/2 से 1/2 कटेगा और डी एन से डी एन कटेगा, जो कि हमारा बचेगा ए ई बटे ई सी। ये रहा हमारा समीकरण 5। ठीक है, यहाँ तक बच्चों कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो तो आप लोग कमेंट्स जरूर कीजिएगा। ठीक है, ये प्रमेय बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रमेय बच्चों है, बिना इसके आगे के सवालों को आप सॉल्व कर ही नहीं सकते। ठीक है, इसलिए ये बहुत ही बेहद जरूरी है। अब देखिए आगे, अब हम यहाँ पर कुछ चीज समझने वाले हैं। तो ये तो देखिए हमारे काम का है नहीं, इसको हम रफ कर देते हैं। आपको इसे याद रखना है कि हमें ये प्रूव करके लाना है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा हम रफ करते हैं ताकि हम आपको समझा सकें। ठीक है, इसको करते हैं रफ। अब देखिए आगे, हमने नाइन्थ में हमने एक प्रमेय पढ़ी थी। प्रमेय ये थी कि दो समांतर यदि दो भुजाएं हैं, दो समांतर भुजाएं हैं, उसका यदि हम आधार फिक्स कर लें, उसका आधार क्या कर लें, फिक्स कर लें, तो इस पर हम जितने भी त्रिभुज बनाएंगे, जितने चाहें उतने त्रिभुज बना लें, इसका क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा। क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, तो यही प्रमेय हमें यहाँ पर लिखना है। तो लिखेंगे एक ही आधार, उसे ये भी हमारे काम का नहीं है, तो इसको भी हम थोड़ा क्या कर दे, रफ कर देते हैं। ठीक है, ये हमारे भी काम का नहीं है, तो इसको करते हैं रफ, और उसके बाद हम सॉल्व करते हैं ताकि इतने में हम आपको पूरी प्रमेय बता सके। ठीक है, तो लिखेंगे एक ही आधार पर दो समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुज का क्षेत्रफल समान होता है। ठीक है, क्या समान होता है, अब थोड़ा सा आप चित्र अपने थोड़ा से बैक होकर देखिएगा, या तो हम आपको
और क्या बनाएंगे, उसे मेट तो दिए हैं, चलिए समझ लीजिएगा। समझना ये है कि दो समांतर रेखाएं बनी हुई थी, दो समांतर रेखाएं इस प्रकार से, चलिए यहाँ पर थोड़ा सा बनाकर दिखाई देते हैं। इस प्रकार से था, ये यहाँ पर टच था, ये यहाँ पर टच था, यहाँ पर ए था, बी सी डी और ई था, ठीक है। ये आपका एक त्रिभुज था, ये वाला त्रिभुज, इसका नाम था त्रिभुज डी बी ई। क्या नाम था? डी बी ई, ठीक है। डी बी ई का क्षेत्रफल यहां पर लिख देते हैं, इसलिए बराबर होगा किसके? इस वाले त्रिभुज के। कौन सा? ये वाला त्रिभुज, ये वाला, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है ई डी सी, त्रिभुज ई डी सी का क्षेत्रफल, ठीक है। अब आपने इसको समझ लिया है, अब आपने इसको पूरी तरह से समझ लिया है, और इसका हम नाम दे देते हैं समीकरण 7। क्या नाम देते हैं? समीकरण 7। तो अब यहां पर थोड़ा सा गौर कीजिए कि डी बी ई, और यहां पर देखिए डी बी ई, तो यहां से वैल्यू उठाएं और उठाकर यहां पर रख दें, या ऐसा भी कर सकते हैं कि ई डी सी, इस वैल्यू को उठाकर यहां पर रख दें, ई डी सी। तो चाहे समीकरण 5 में रखें, चाहे समीकरण 6 में रखें, एक ही बात है, ठीक है। तो चलिए इसका हम लिखते हैं कि क्या लिखेंगे कि त्रिभुज ई डी सी का मान समीकरण 6 में रखने पर, 6 में रखने पर, 6 में कहाँ पर? इस जगह पर। तो ये हो जाएगा त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटे, इसकी जगह पर हम ये रख देंगे, ठीक है, डी, त्रिभुज डी बी ई का क्षेत्रफल बराबर क्या आया था? ए ई बटे ई सी। इसका हम नाम दे देते हैं समीकरण 8। अब थोड़ा से आपको ध्यान ये देना है, आप इस समीकरण 8 में थोड़ा सा ध्यान दीजिए, और उसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो कि है आपका समीकरण कौन सा? समीकरण 5 है। तो आप देखेंगे कि दोनों बराबर दिख रहे हैं, ए डी ई का क्षेत्रफल, ए डी ई का क्षेत्रफल बटे डी बी ई का क्षेत्रफल, डी बी ई का क्षेत्रफल। वैल्यू यहां से उठाकर यहां रखिए, या यहां से उठाकर वैल्यू यहां रखिए, या आप कह सकते हैं कि ये दोनों आपस में क्या है? बराबर है। तो हम लिखेंगे समीकरण 8 बराबर समीकरण 5। दोनों समीकरण आपस में बराबर है, ठीक है। तो लिख देते हैं समीकरण 8 हमारा ये रहा, ए ई बटे आपका ई सी बराबर क्या था आपका? ए डी बटे डी बी। और यही हमें क्या करना था बच्चों? प्रूफ करना था। उम्मीद है कि ये प्रमेय आपको 100% समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो एक बार इसको जरूर रिवाइज कीजिएगा घर में, इसको बनाने का जरूर प्रयास कीजिएगा। ये 95% चांस होता है कि क्वेश्चन में ये जो मतलब जो प्रमेय है ये पेपर में फंस जाए, ठीक है। तो आप इसको एक बार देखिएगा, ऑब्जर्व कीजिएगा। इसके बाद जो है ना, हम एक और प्रमेय के बारे में जानते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं थेल्स प्रमेय का विलोम, ठीक है। उसको भी थोड़ा समझते हैं, जबकि वो इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं, वो यूज होती है, कहीं कहीं यूज होती है, लेकिन कभी सिद्ध करने के लिए नहीं आएगी, ठीक है, क्योंकि उसका हल ही किताब में नहीं दिया गया है, तो वो प्रमेय जो है सिद्ध करने के लिए आएगी नहीं। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। इसके बाद हम देखते हैं थेल्स प्रमेय का विलोम। प्रमेय नंबर 6.2 देखिए बच्चों, इसमें कहा गया कि थेल्स प्रमेय का विलोम। अब यहाँ पर कथन देखिए, कथन क्या कहा गया है कि यदि एक रेखा
किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। कहने का मतलब ये है कि हमारे पास एक त्रिभुज है, इस प्रकार का क्या है, एक त्रिभुज, इसका नाम दे देते हैं ए, ये हो जाएगा बी और ये हो जाएगा सी। ठीक है। उसके बाद कहा गया कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करे, कहने का मतलब ये है कि एक रेखा है इस प्रकार से विभाजित कर रही है और इसके बिंदु हम मान लेते हैं, क्या नाम दे देते हैं, चलिए इसका नाम m देते हैं, इसका नाम n दे देते हैं। और ये भुजा जो है इन दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करे, कहने का मतलब है कि ए एम के बटे में एम बी बराबर ए एन के बटे में एन सी। यदि इस प्रकार से विभाजित कर रही है तो हम ये कह सकते हैं तो वह तीसरी भुजा के समांतर होगी, यानी ये आपकी दोनों भुजाएं और ये आपकी तीसरी भुजा। कहने का मतलब ये है कि एम एन समांतर होगी किसके, बी सी भुजा के। जैसे अभी हमने थेल्स प्रमेय पढ़ी थी, क्या पढ़ा था कि एक भुजा के समांतर कोई दूसरी भुजा खींची जाए जो अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करे, समान अनुपात में क्या करे, विभाजित करे, तो वह क्या होती है, तो वह अभी हमने थेल्स प्रमेय पढ़ी ये थी कि यदि BC यानी कि एक भुजा के समांतर दूसरी भुजा खींची जाए तो वह अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। और यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं, यहाँ पर ये पढ़ रहे हैं कि यदि कोई रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो रही न थेल्स प्रमेय की विलोम। ठीक है बच्चों, तो अब आपको ये दोनों प्रमेय समझ में आ गई होंगी, आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, ये पेपर में नहीं आएगी। ठीक है, केवल आपको समझना है, ये क्वेश्चनों में कहीं कहीं इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, और हमारी क्लास बच्चों आपको पसंद आई हो, वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लेना जिससे नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने यार दोस्तों के पास वीडियो को साझा कीजिएगा जिससे उनकी भी तैयारी प्रॉपर वे से हो सके। और कल की क्लास में बच्चों हम लोग 6.2 के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, तो कल की क्लास का बच्चों वेट कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।